गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्ट 4.2 को पढ़ेंगे जिसका नाम है लोक कथाएं। तो आपको सबसे पहले मैं इस पार्ट के बारे में बताती हूँ कि ये जो पार्ट है लोक कथाएं, ये क्या है। इसके अंतर्गत दो लोक कथाएं दी हुई हैं। इस पाठ के अंतर्गत पहली है सांचला आंच का, ये एक हलवी लोक कथा है, और दूसरी है हिरण और कोल्हिया, ये दूसरी लोक कथा है। पहली लोक कथा में आपको जो सांचला आंच का उसका जो शीर्षक है, इसमें जीवन में परिश्रम, साहस और सूझबूझ के महत्व को दर्शाया गया है। और जो दूसरी लोक कथा है जिसका नाम है, शीर्षक है हिरण और कोल्हिया, इस दूसरी लोक कथा पंचतंत्र की कथाओं की तरह ही है, जिसमें तात्कालिक बुद्धि और चतुराई का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ी कहती हूँ, हलवी लोक कथा है, हलवी भाषा में लिखी हुई। तो देखिए ये लोक कथा क्या है। एक्चुअल में ये है तो एक कहानी जैसी आप लोग के लिए, जो सुनने में आपको अच्छी भी लगेगी और इससे आपको कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर ही प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पे कि ये कहानी आपको कहाँ तक प्रेरणा और शिक्षा प्रदान करती है। बहुत दिन पहले की बात है, एक जन किसान के बेटा हर अकेला जंगल डहर जावत रहीस। अभी छत्तीसगढ़ी में लिखी रहने के लिए हलवी लोक कथा है, हलवी भाषा की, लेकिन इसे छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया है। आप लोग की समझ, हलवी भाषा आप लोगों की एक्चुअल में समझ तो आएगी नहीं, ना ही आप पढ़ पाएंगे, इसलिए आप लोग की जो राज्य की भाषा है, बोली है छत्तीसगढ़ी, उसमें ये लिखी गई है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो बहुत दिन पहले की बात आए, एक जन किसान के बेटा हर अकेला जंगल डहर जावत रहीस। ठीक है, छत्तीसगढ़ी आप लोग को जल्दी समझ में आती है ना। संगे संगवारी के बिना रद्दा कैसे रेंगे जाए, ये सोच के वो हर एक ठन ठेंगा में तुमड़ी बांध के जंगल के रद्दा रेंगे लागिस। एक ठो लकड़ी की, जैसे चित्र में दिख रहा है, एक ठो लकड़ी के इसमें एक ठो तुमड़ी बांधिस और रेंगने लगा, मतलब चलने लगा। अकेला उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचा कैसे करूं, तो अपनी जो डंडा था, लकड़ी थी, उसमें एक गठरी जैसे तुमड़ी बांध लिया। रद्दा रेंगत रेंगत ओला एक ठन बड़का असन केकड़ा मिलिस। केकड़ा जानते हो ना, आप लोग के घर में आता होगा, केकड़ा मिला। वो हर किसान के बेटा के संगे संग कोरकिर कोरकिर आए लागिस। अब वो केकड़ा भी उसके साथ चलने लगा। तब किसान के बेटा हर ओला रद्दा ले दुरिया मढ़ा के कहिस, ते मोर संग रेंगत रेंगत कहाँ जावे, इहिच करा रहा, मोला अब्बड़ दुरिया जाना है, थक जावे। बोला कि तू इतनी दूर मेरे साथ कहाँ कर जाएगा, इसलिए तू यहीं रहे, मेरे साथ जाएगा तो थक जाएगा। एक कही के वह अपन रद्दा रेंगे लागिस, इतना बोल के वो चलने लगा। तब केकरा हर कहिस, भाई दादा संग में संगवारी होही, रद्दा थोकिन सरू होही, मोला ते संग ले जावे, हर छिहा ते जिंदगी पावे। अब केकड़ा बोला, यार भाई तू भी मुझे अभी अपने साथ ले, अकेला कहाँ तक रेंगत रेंगत जावे, ते कल ले मुझे भी अपने साथ ले चल, तेरे को भी एक संगवारी साथ में मिल जाएगा, मुझे भी एक संग मिल जाएगा, तो दोनों हम लोग बढ़िया से चलेंगे और दोनों का रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। केकड़ा के निक बात ला सुन के किसान के बेटा हर सोचिस, चल आज यही ला संगवारी मान लेता हूँ। उसकी केकड़ा की बात उस लड़के को अच्छी लगी, तो उसने सोचा चलो यह बात कोई बुरी तो बोल नहीं रहा है, चलो साथ में से ले चलता हूँ, इसे ही संगवारी आज के दिन बना लेता हूँ। और मोला तुमड़ी में धर के आगू डहर चल दी, और वह उसको तुमड़ी में रख लिया और चला आगे। कटकटाए जंगल साकुर रद्दा कांटा खूटी ले बाचत आगू रेंगे लागिस। और बड़ा कठिन रास्ता था, तो आगे आगे केकड़ा चलने लगा। रेंगत रेंगत वह एक ठन जंगल में पहुंच गई।
जी हाँ, एक ठन सांप और कौआ के गजब दबदबा रहा है। एक जंगल में किसान का लड़का पहुंचा, जहां उस जंगल में बड़ा ही भयानक कौआ और एक सांप रहता था, जिसका बड़ा ही दबदबा बना हुआ रहता था। डर और तराए रहे और लोग बहुत डरते थे उन लोगों से। जौन जंगल में जाए वह कबू लौट के नहीं आए। जंगल में जो जाता था वो कभी लौट के नहीं आता था। कौआ के सांप और कौआ हर उनला मार के खा जाए। कौआ और सांप मिलके दोनों क्या करते थे, जो भी जंगल में जाता था उसे मार के खा जाते थे। वही पाए के ओ राज के राजा हर हाका परवादी दे रहीस, जौन हर सांप और कौआ ला मारही होकर संग राजकुमारी के विवाह कर दे जाही। तो वहाँ के राजा ने हाका परवा दिया था कि जो भी व्यक्ति सांप और कौवे को मार देगा, मैं अपनी राजकुमारी का विवाह उससे ही करूंगा और उसको आधा राज्य भी दे दूंगा। बोलता है कि उसको आधा राज्य का भी मालिक बना दूंगा। किसान के बेटा ला जब थकासी लागिस, तब सोचिस रद्दा दुरिया है, चिटिक विश्राम कर ले जाए। अब बहुत दूर का रास्ता था, तो किसान के लड़के ने सोचा कि मैं थोड़ा विश्राम कर लूं। ये सोच के घमघमाए महुआ के छैया में सुरताए लागिस। सुखदर हवा चलत रहीस, चिटिक बेरा में ओकर नींद पर गए। उही महुआ के रूप में सांप और कौआ के बासा रहे। किसान के बेटा ला सूते देख के सांप हर आइस और ओला चाप दिस। सांप के चावे ले तुरते होकर मौत हो गए। तब कौआ हर रुख ले उतर के कहिस, ते हर एकर पाँव ले चाबे हस त पाँव डहर तोर और मुंह डहर मोर। अब किसान के लड़का थक के एक पेड़ के नीचे सो गया। उसकी नींद लग गई। ऊपर उसी पेड़ के एक खोखरा में वो सांप और कौआ रहते थे। तो सांप उसमें से निकल के लड़के के पैर में चाप दिया। उसी समय लड़के की मृत्यु हो गई। तो कौआ सांप से बोला कि तूने पैर के तरफ उसको चाबा है, तो पांव तरफ तेरा हुआ और सिर तरफ मेरा हुआ। सांप और कौआ के बोट बात ला तुमड़ी में बैठे केकरा हर सुनत रहे। अब वो जो तुमड़ी में केकड़ा था वो सुन रहा था सब बात को। बेरा देख के घिर लगहा आइस और सब सांप के घेंच ला धर लिस और कहिस, तेहर मोर संगवारी ला जिया नहीं तो तोरो प्राण नहीं बाचे। वो केकड़ा ने सांप के मुंडी को पकड़ के कहा कि तूने मेरे मित्र का प्राण को समाप्त कर दिया है, इसलिए उसके प्राण को वापस कर, नहीं तो तेरे भी प्राण नहीं बचेंगे। सांप झटपटाए लागिस, फिर होकर छक्का पंजा नहीं चलिस। एला देख के कौआ के टोटा सुखाए लागिस। अब कौआ जब इस प्रकार के उन लोग की लड़ाई को जब देखा तो उसका गला सूखने लगा। मौका देख के ठेंगा हर आइस और कौआ ला ठठाए लागिस। और वो जो ठेंगा था ना लकड़ी का, जिसको अपने कंधे पे रख के किसान का बेटा चलता था, वो ठेंगा भी एक प्रकार से उसका मित्र ही था। वो ठेंगा उठिस और जोर से कौआ के ऊपर ठठाए लागिस, मतलब उसको पीटिस। कौआ अधमरा हो गए। तब सांप और कौआ हर किलोली करिन, हमला माफी दे दो सगा भाई, अब ऐसा गलती कबू नहीं करन। अब सांप और कौआ जो थे वो माफी मांगने लगे कि अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। केकरा हर कहिस, जब प्राण संकट में है तो नत्ता रिश्ता के सुरता थे। बोला कि जब प्राण संकट में आ गए तो हम लोगों से रिश्ता जोड़ लिया। माफी तभी मिली जब हमर संगवारी ला जियाबे। बोला कि माफी तुमको तभी मिलेगी जब हमारे मित्र के प्राण तुम वापिस करोगे। जब खुद के प्राण संकट में होते तब सब शर्त मंजूर हो जाते। जब खुद के प्राण संकट में होते तो इंसान सभी शर्त को मंजूर कर लेता है। सांप तुरते किसान के बेटा के देहले बिस्ला तिरलिस। सांप उस विष को उसके पैर से वापस निकाल लिया। सांप के बिख तीरे के बाद जब ओला होश आइस तब कहिस, अब बड़ बेरले सूद गे केकरा भाई, अब चलो। अब लड़का बोलता है कि मैं तो बहुत, जब उसको होश आया तो लड़का उठ के बोलता है कि मैं तो बहुत देर से सो लिया, मतलब बहुत ज्यादा देर में नींद में लगी रही मेरी और मैं सोता रहा। अब चलो बहुत देर हो गई, अब वापस चलते हैं। केकरा हर सबो बात ला किसान के बेटा ला बताइस। किसान के बेटा हर कहिस, दुश्मन ला कैसे माफी केकरा भाई। ये कही के सांप और कौआ के मुड़ी ला काट के गमछा में गुरमेट के धर लिस और बोला कि सांप और कौआ के
उन लोग को कैसे माफ़ी देना, दुश्मन को कैसे माफ़ी, कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी देने की। और सांप और कौवा की मुंडी को उन्होंने अपने गमछा में गुरमेट के रख लिया। ये सब ला वही लट्ठा में गाय चरावत घोरई हा देखत रहीस। एक गाय का चरवाहा था जो दूर बैठे ये सब चीजों को, पूरी घटना को देख रहा था। जैसे किसान के बेटा हर अपन रद्दा रेंगिस, घोरई हर मरे सांप और कौवा ला धर के राज दरबार में पहुंच गए। जैसे किसान के बेटा हर अपन रद्दा रेंगिस, घोरई सांप मरे हुए सांप और कौवा के सांप का जो धड़ था, मुंडी को तो वो लड़का अपने गमछे में रख लिया था, लेकिन जो उसका धड़ नीचे का बचा था उसको उस चरवाहे ने उठा के रख लिया और राज दरबार में पहुंच गया। राजा हर दरबार में बैठे रहीस। राजा के आगू में जाके घोरई हर कहीस, राजा साहब मैं हर सांप और कौवा मार डाले। अब जो चरवाहा था वो राजा को जाके बोलता है कि राजा साहब मैंने चरवाहे को मैंने सांप और कौवे को मार डाला है। ये कही के मरे सांप और कौवा के धड़ला राजा के आगू में मढ़ा दिस, और वो मरे हुए सांप के धड़ और कौवा के धड़ को राजा को दिखाने लगा। घोड़े की बात ला सुन के राजा राज दरबार में उछा के बादल छा गए, मतलब सब लोग बहुत खुशी से नाचने लगे। आज अत्याचारी सांप और कौवा ले मुक्ति मिल गई। सब लोग सोचने लगे अब तो कोई चिंता वाली बात नहीं, अब तो कौवा और सांप दोनों ही मर गए, दोनों से हमको अब मुक्ति मिल गई। राजा हर कहिस हमार घोषणा के पालन होना चाहिए। राजा ने कहा कि जो मैंने घोषणा किया था उसका पालन होना चाहिए। राजकुमारी के विवाह घोड़े के संग करे के तैयारी करे जाए। राजा ने कहा कि राजकुमारी का विवाह घोड़े के साथ में करने की तैयारी की जाए। आदेश दे दिया राजा ने अपने दरबारियों को। राजा के हुक्म ले चारों मुड़ा में राजकुमारी के विवाह के तैयारी होए लगी और चारों तरफ राजकुमारी के विवाह की तैयारी होने लगी। एक तो अत्याचारी सांप और कौवा ले मुक्ति, दूसरी तरफ राजकुमारी के विवाह। अब दोनों तरफ खुशी की बात यहाँ पे फैल गई थी और लोग दो खुशी की बात बड़े ही उत्सुक होकर नाच गा रहे थे। ये खबर है जंगल के आगी असन पूरा राज्य में बगर गई, मतलब ये बात पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा में दून खुशी छा गई, मतलब दो तरह की खुशी, दो खुशी एक साथ प्रजा में छा गई थी। राज भर में तिहार का उत्साह हो गए। सब जगह ऐसे लगने लगा कि पूरे राज्य में त्योहार मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है, सबके मन में आनंद हम आ गए। चारों मुड़ा घोड़ई के गुणगान होने लगे। सब लोग उस चरवाहे का घोड़ई का गुणगान करने लगे कि इसने कौवा को मार दिया, इसने सांप को मार दिया, अब इसने हमको सबसे उसकी सांप और कौवे की अत्याचार से मुक्ति दे दिया। सब उसको वाह करने लगे। घोड़ई बड़ा खुश होने हो गया। एक तो ओकर विवाह राजकुमारी के संग हुई, घोड़ई भी खुश, सोचता है कि मैंने इतना अच्छा काम किया हूँ, लोग मेरी वाह कर रहे। एक वो खुशी, और दूसरी खुशी उसे ये भी थी कि उसका विवाह राजकुमारी के साथ हो रहा था। अब तो राजा के दामाद बन जाही, उसे बड़ा खुशी हो रही थी कि अब तो राजा का दामाद बनेगा, आधा राज्य के मालिक बन जाही। अब ओकर दुख के रात हर पहावे। अब सोचा कि मेरे तो सारे दुख आज से खत्म हो गया, अब तो मेरे जीवन में सुख ही सुख आएगा, ऐसा सोच के बड़ा ही खुश हो रहा था। रात भर के छोटे बड़े मनखे राजकुमारी के विवाह में शामिल हो गए। राज दरबार पहुंचे लगे। बहुत से लोग राजकुमार और राजकुमारी, घोड़ई और राजकुमारी के विवाह में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। घूमत किसान के बेटा घलोक वही राज्य में पहुंची। अब वो किसान का बेटा भी उसी राज्य में घूमते घूमते आ गया। राज्य में होवैया उछाला देख के वो हर दो चार जन ला पूछीस। इतना त्योहार जैसी तैयारियां चल रही थी गांव राज्य में, तो उसने दो चार लोगों से पूछा। क्या पूछा देखिए, ये राज्य में कभी कौन त्योहार मनावत है भाई? बोलता कि इस राज्य में कोई त्योहार मनाया जा रहा है क्या भाई? सब जन एके बात कही, अत्याचारी सांप और कौवा ला घोड़ई हम मार डारिस। राजा साहब के घोषणा के आधार में राजकुमारी के विवाह घोड़े के संग होए की तैयारी है। बोला कि सब लोग उसे बताते हैं कि
घोरई ने कौआ और सांप को मार डाला, इसीलिए राजा साहब अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर रहे हैं। ये बात ला सुन के किसान के बेटा बड़ा अचरज में पड़ गए। बड़ा आश्चर्य हो गया, बाबू सोचता मारा तो मैंने हुई, इसने कब मार दिया। सांप और कौआ ला मैं मारे हूँ, ये घोरई हर कैसे जान डालिस। वो कहिस भाई, सांप और कौआ ला तो मैं मारे हो, घोरई हर सच नहीं कहा थे। वो कहता है, सबको बताता है किसान का बेटा कि सांप और कौए को तो मैंने मारा, मुझे घोरई जो बात बोल रहा है वो सच नहीं बोल रहा है। ये बात हर एक कान ले वो कान ले होवत होवत राज दरबार में पहुंच गई। अब ये बात राज दरबार में तक पहुंच गई। मंत्री हर राजा ला बताइस, एक जन परदेसी आए है, वो हर कहते सांप और कौआ ला मैं मारे हूँ। राजा कहिस ऐसे है, तब वो परदेसी ला राज दरबार में हाजिर करे जाए। बोलता राजा ने बोला कि अगर ऐसी बात है तो उस परदेसी को राज दरबार में उपस्थित किया जाए और घोरई ला घलो बुलाया जाए। बोला घोरई को भी बुलाया जाए और उस परदेसी को भी राज दरबार में दोनों को उपस्थित किया जाए। राजा के आज्ञा ने किसान के बेटा और घोरई ला राज दरबार में पेश करेगी। अब दोनों को पेश किया गया। राजा हर किसान के बेटा ला कहिस, यदि सांप और कौआ ला मैं मारे हस त सबूत पेश कर। राजा किसान के बेटा ला कहिस कि अगर तुमने सांप और कौआ को मारा है तो तुम इसका सबूत पेश करो। किसान के बेटा हर अपन गमछा में बांधे सांप और कौआ के मुड़ी ला राजा साहब के आगू में रख दिस। समझ गए। राजा हर अचरज में पड़ गए। अब उस राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, सांप और कौआ ला घोरई मारे है कि ये किसान के बेटा। राजा हर विचार करके कहिस, मैं कैसे मानाओ सांप और कौआ ला ते मारे हस। अब राजा को समझ में नहीं आ रहा था, धड़ उसके पास में है, मुंह मुंडी इसके पास में है, आखिर मारा किसने है। तो बोला मैं तुम्हारा कैसे विश्वास करूं। किसान के बेटा हर कहिस, मोर करा एकर गवाही है। किसान के बेटा बोला कि मेरे पास इसकी गवाही है। ये कही के अपन तुमड़ी ले केकरा ला निकाल के एक तरफ राजा के आगू में मढ़ा दिस। बोला वो केकड़ा जो उसका गवाह था उसको एक तरफ निकाल के मढ़ाया, तो दूसरी तरफ ठेंगा ला धर दिस और दूसरी तरफ ठेंगा को धर दिया। ओकर गवाही ला देख के सबो दरबारी मन के मुंह ले हंसी फूट गए। अब सब उस केकड़ा को देख के हंसने लगे, वो ठेंगा को देख के हंसने लगे, ये दो दो इसके गवाही सोच के सब हंसने लगे। दरबारी मन ला हंसत देख के केकड़ा हर सबो बात ला ओसरी पारी बताए लागी। सब बात केकड़ा बताने लगा। केकड़ा की बात ला सुन के तो राजा के विश्वास हर पक्का हो गए। तब वो हर मंत्री ला कहिस, अब ये घोरई बर का न्याय है। बोला कि अब घोरई बर का न्याय है। मंत्री कहिस, घोरई ला घलो अपन बात रखे के मौका दिया जाए। अब किसान के बेटा की गवाही तो हो गई थी, अब मंत्री ने कहा कि घोरई को भी अपनी बात अपनी सफाई देने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन घोरई के मुंह ले तो एको भाका नहीं फूटिस। तब घोरई जो था उसके मुंह से एक कोठवा आवाज नहीं निकली। वो का कही सकत है, वो क्या बोलने सकता, उसके पास कोई गवाही तो थी नहीं। यहाँ तो दूध के दूध और पानी के पानी हो गए रहीस। घोरई हर अपराधी कस मुड़ी गड़ियाए खड़े रहीस। घोरई के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकली, ना वो कुछ बोल पाया, इसलिए वह अपराधी साबित हो गया। तब राजा सब बात ला बिन कहे समझ गए। अब राजा सब बात को समझ गया। जब घोरई अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो उसके पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं, तो वो क्या बोलता, इसीलिए वह राजा समझ गया कि ये अपराधी है और किसान के बेटा ने ही सांप और कौए को मारा है और घोरई जो है वो झूठ बोल रहा है। राजा हर कहिस, घोरई हमर संग धोखा करे है, एकर सजा मिलनी चाहिए। ये कही के घोरई ला जेल में धंधवा दिस और किसान के बेटा के संग राजकुमारी के विवाह कर दिस। अब किसान के बेटा के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया। किसान के बेटा हर अब राजा के दामाद बन के राजमहल में रह लगिस। वहाँ सब सुख सुविधा होए के बाद ओकर मन वहाँ नहीं लगे। अब इतनी सुख सुविधा होने के बाद में भी उसका मन राज दरबार में नहीं लगता था। 24 घंटा बैठे बैठे दिन घरों नहीं पाए। अब दिन भर बैठे बैठे बेचारा दामाद बन गया था, राजा का दामाद, कोई काम ना धंधा उसके पास में, तो बेचारा का दिन कटता नहीं था। तब ओहर राजकुमारी ला कहिस, मोर दादा हर कहे रहीस,
सदा मेहनत करके जिंदगी बितावे। राजकुमारी को किसान का बेटा बोलता है कि मेरे दादा ने मुझे कहा था कि सदा मेहनत करके ही जिंदगी बिताना, ऐसे बैठे बैठे जिंदगी मत बिताना। ये बात सही है, बिना मेहनत करे अनाज नहीं खाना चाहिए। बिन मेहनत के भोजन खाना पाप बरोबर होते। ए कही के ओकर राजा के खेत में जाके काम बूता करे लागिस। अब वो फ्री में कुछ खाना पीना पाप समझता था, बिना मेहनत के खाना उसे पाप लगता था, इसलिए वो राजा के खेत में जाके मेहनत करने लगा। किसान के बेटा ला खेत में काम करत देख लोग हंसे। अब किसान का दामाद अगर खेत में काम करेगा तो लोग हंसेंगे ना, तो इस प्रकार लोग उसे हंसने लगे। कतको मन तो ओकर खिल्ली उड़ाए, हड़िया के मुंह ला पराई में ढाकबे, मनखे के मुंह ला काला ढाकबे। अब लोगों के मुंह को अपन बंद कर सकते हैं क्या? लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। जेन ठन मुंह तेठन बात, जितने लोग मिलते थे उतनी प्रकार की बातें करते थे। कोनो कहा है राजा के दामाद होके मेहनत करते, कतिक गुणित मनखे है। कई लोग उसकी बड़ी तारीफ करते थे कि देखो राजा का दामाद है फिर भी इतनी मेहनत करता है। और कोई क्या कहता था, मजदूर के बेटा मजदूरी नहीं करी तो औ का करी। मजदूर का बेटा अगर मजदूरी नहीं करेगा तो और क्या करेगा, लोग उसकी खिल्ली उड़ाते थे। धीरे धीरे ये बात राजा के कान तक पहुंच गई। अब ये बात राजा के कान तक पहुंच गई तो राजा हर ओला दरबार में बुला के कहिस, ते हर अब किसान के बेटा नोहस। उसने कहा कि अब तुम किसान के बेटा नहीं रहे, अब राजा के दामाद बन गए हो। अब तोला ए तरह के काम भूता करना शोभा नहीं दे। बोला कि अब तुम दामाद बन गए हो मेरे, तो तुमको ये सब काम करना शोभा नहीं देता है। प्रजा में बने बात नहीं होगा थे। बोला कि बढ़िया बात नहीं कर रहे लोग, मतलब तुम्हारे लिए कोई बहुत अच्छा नहीं बोल रहे हैं इस काम के लिए। किसान के बेटा है कहिस, महाराज मोला क्षमा दुहु, मतलब मुझे क्षमा कर दो महाराज, काम करना कोनो अपराध न है। बोला कि काम करना कोई अपराध नहीं है, मैं अपन खेत में मेहनत करता हूँ। बोला कि मैं अपने खेत में मेहनत करता हूँ। राजा के दामाद होके जब मैं मेहनत करूँ तब प्रजा के मन में मेहनत पर आदर के भाव जागी, और कोनो काम ला वो हर छोटे बड़े नहीं समझी। उसने कहा कि महाराज जब मैं राजा का दामाद होके जब मेहनत करूंगा तो प्रजा में ये प्रेरणा का एक स्रोत बनेगा कि जब राजा का दामाद होके इतनी मेहनत कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। लोग मेहनत को ज्यादा बढ़ावा देंगे और मेहनत के प्रति उनके मन में एक आदर का भाव जागेगा और लोग मेहनत ज्यादा से ज्यादा करना चाहेंगे और मेहनत के लिए उन लोग उसका सही महत्व समझेंगे कि मेहनत का सही महत्व क्या होता है। हमारे राज्य में धन दुगनी रात चौगनी बढ़ी। बोला कि जब बहुत लोग सभी लोग मेहनत करने का शुरू कर देंगे तो हमारे राज्य में दिन दुनी और रात चौगनी उन्नति होगी। जौन राज के राजा हर मेहनत करते और राज में कबू अकाल और भूखमरी नहीं होवे। राजा को बोलता है उसका दामाद कि जिस राज्य का राजा मेहनत करता है उस राज्य में कभी अकाल और भूखमरी कभी नहीं आती है। अपन दामाद के विचार ला सुन के राजा हर गदगद हो गए। अब राजा अपने दामाद के विचार को सुना तो बहुत खुश हुआ। ओला अपन छाती ले लगा लीस, उसे अपने गले से लगाया। अब ओला विश्वास हो गए कि ए हर मिनती के संगे संग विचारवान घलो है। बोला कि ये मेहनती तो है ही है, साथ में अच्छे विचार वाला भी लड़का है। राजा हर दरबार में घोषणा कर दीस, मोर यही दामाद हर राज्य के उत्तराधिकारी हुई। राजा ने उसकी सब भावनाओं को जब समझा, सब उसके विचार को समझा, उसके अच्छे गुणों को जब जाना, तो राजा ने अपने राज दरबार में एक घोषणा कर दिया कि मेरे बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी मेरा दामाद ही होगा। राजा की घोषणा ना सुन के दरबार में उत्साह छा गए। अब राजा की ये घोषणा राज दरबार में जब हुई राज्य में, तो लोग बड़े खुशी से खुश हो गए, बहुत खुश हुए कि इस दामाद को राजा ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है। तो आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से कवि ने जीवन में परिश्रम, साहस और सूझबूझ के महत्व को अपने इस हलवी लोक कथा के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार मेहनत
का महत्व होता है, और जो मेहनत का सम्मान करता है, मेहनत का महत्व समझता है, उसी की उन्नति आगे भी होती है, अर्थात वही सफलता की ओर आगे बढ़ता है। तो देखा आपने कि किस प्रकार यहाँ पे ये कहानी आपको एक शिक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हमारी पहली लोक कथा खत्म होती है और दूसरी लोक कथा को हम अब शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी लोक कथा है हमारी हिरण और कोल्हा। ठीक है, ये दूसरी थी और पहली हमारी क्या थी? सांचला आंच का। ठीक है, इसको हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हिरण और कोल्हा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कैसे यहाँ पे दूसरी लोक कथा हम शुरू करने वाले हैं। तो दूसरी लोक कथा में शुरू करने से पहले अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं।